वेलकम टू एग्जाम सहपाठी। और आज के इस वीडियो में हम जूनियर के सिविक्स के सिलेबस के क्रम में अगला टॉपिक देखेंगे, जो कि है भारत के केंद्रीय व राज्य शासन व्यवस्था के अंतर्गत भारत की संघीय व्यवस्था को देखेंगे और केंद्र राज्य के मध्य क्या संबंध है इसके बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। भारत राज्यों का संघ कहा जाता है। संविधान के प्रथम अनुच्छेद में क्या कहा गया है कि भारत जो है वो राज्यों का संघ होगा, यानी कि यूनियन होगा, राज्यों का संघ। ठीक है ना। और भारतीय संघ का पूरा क्षेत्र सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के क्षेत्रों से मिलकर बना है। यानी कि जो भारतीय संघ है वो क्या है, वो राज्य है और केंद्र शासित प्रदेश, इन सब से मिलकर के बना है। संविधान की प्रथम अनुसूची में राज्य एवं उसके क्षेत्रों का विवरण दिया गया है। तो प्रथम अनुसूची में राज्य और उसके क्षेत्र हैं। ठीक है ना। भारतीय संविधान संघ में वर्तमान में क्या है, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। ठीक, तो 2021 है, तो 2021 में क्या है, 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया, 1956 में। तो इसमें फजल अली आयोग बना था। 1956 में जो है भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया, जिसमें 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे सबसे पहले स्वतंत्रता के बाद। तो भाषाई आधार पर जो सबसे पहले राज्य बना उसका नाम क्या है, वो है आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश का गठन सबसे पहले हुआ था भाषाई आधार पर। ठीक, तो अधिकतर पूछा जाता है कि भाषा के आधार पर पहला राज्य कौन है, तो वो है आपका आंध्र प्रदेश 1956 में। ठीक। किसी भी नए राज्य के गठन, वर्तमान राज्यों की सीमाओं और नामों में परिवर्तन की शक्ति, यानी कि कोई भी नया राज्य बनाना है या फिर उनकी सीमाओं को बढ़ाना है, घटाना है, या उनके नाम में परिवर्तन करना है, तो इसकी शक्ति किसके पास है, संसद के पास है। ठीक, तो ये काम केवल संसद कर सकती है। और संसद ये काम जो है साधारण बहुमत से ही कर सकती है, कोई विशेष बहुमत लाने की जरूरत नहीं है इसके लिए। साधारण बहुमत से ही नए राज्यों का निर्माण कर सकती है। अब देखते हैं संघ क्या है, ये संघ है क्या आखिर में। कई राज्यों से मिलकर बना होता है। सबसे पहले तो संघ जो है वो कई राज्यों से मिलकर बना होता है। अभी आपको बताया गया कि आपके 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो भारतीय संघ जो है इनसे मिलकर बना है। प्रत्येक राज्य की अपनी अलग सरकार होती है, जिसको राज्य सरकार कहते हैं, ये आपको पता है। प्रत्येक राज्य अपने राज्य के निवासियों के लिए कानून बनाकर लागू भी करता है। ठीक है, हर राज्य अपने राज्य के निवासियों के लिए कानून बना सकता है। पूरे देश का शासन चलाने के लिए क्या होती है, केंद्र सरकार। पूरे देश के शासन के लिए केंद्र सरकार, और केंद्र सरकार यानी कि संघ सरकार के कानून जो है वो सभी राज्यों पर लागू होती है। यानी कि ये पूरे देश के लिए कानून बना सकते हैं, और उनमें जो है जो राज्य हैं उन सबके ऊपर ये कानून लागू होते हैं, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सबके ऊपर। अब देखते हैं हम केंद्र राज्य के मध्य संबंध। केंद्र राज्य के मध्य कुल 3 प्रकार के संबंध हैं। कौन कौन से, पहला तो है विधायी, फिर है प्रशासनिक संबंध, और तीसरा है वित्तीय संबंध। तो सबसे पहले हम देखेंगे विधायी संबंध के बारे में। केंद्र राज्य के मध्य जो विधायी संबंध हैं, तो केंद्र राज्य से संबंध कुछ आयोग हैं। आयोग हम आपको लास्ट में बताएंगे कौन कौन से आयोग हैं। अधिकतर आपके एग्जाम्स में सरकारी आयोग के बारे में पूछा जाता है, उसके अलावा भी और आयोग थे, उसको बताया जाएगा। अब विधायी संबंध अनुच्छेद 245 से 255 तक। तो अनुच्छेद 245 और 46 क्या करता है, तो इसमें क्या है कि केंद्र राज्य के मध्य विधायी संबंधियों के वितरण को विनियमित करते हैं। कौन, 245-46, यानी कि केंद्र राज्य के मध्य जो विधायी संबंध हैं उनका वितरण किस तरह से होगा। तो विधायी शक्तियों का जो विभाजन है ये 2 आधार पर किया गया है। कौन कौन से आधार हैं, पहला तो है आपका राज्य क्षेत्र के आधार पर, और दूसरा क्या है, दूसरा है विषय वस्तु के आधार पर। तो राज्य क्षेत्र के आधार पर देखते हैं, संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए संसद भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए विधि बना सकता है। तो संसद जो होती है वो केंद्र सरकार की होती है, वो संपूर्ण राज्य क्षेत्र पूरे भारत के लिए या फिर किसी एक भाग के लिए जो है कानून बना सकती है संसद। ठीक है ना। और राज्य का जो विधानमंडल है, यानी कि जो राज्य है वो अपने राज्य यानी कि संबंधित राज्य के या किसी उसके किसी बात नहीं या भाग होगा, किसी भाग के लिए विधि बना सकता है। ठीक है, तो जो विधानमंडल है वो केवल अपने राज्य के अंदर या फिर जो है राज्य के अंदर किसी एक क्षेत्र के लिए जो है
कोई स्पेशल कानून बना सकता है अपना, और जो संसद है वो संपूर्ण राज्य क्षेत्र के लिए या फिर किसी एक राज्य के लिए भी संसद कानून बना सकती है। विषय वस्तु के आधार पर देखते हैं। पहला तो आपका राज्य के आधार पर था, विषय वस्तु के आधार पर। तो संविधान की 7वीं अनुसूची, ये पूछा जाता है कि ये जो आपका संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची है, ये किस अनुसूची में दिया गया है? तो ये 7वीं अनुसूची में दिया गया है। तो संविधान की 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां दी गई हैं। कौन कौन सी? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ठीक है ना, ये विषय के आधार पर हैं तीन तीन सूचियां। तो पहले देखिए संघ सूची। संघ सूची के अंदर क्या है? 100 विषय हैं। 100 विषय के लिए कानून बनाने का अधिकार संसद के पास है। यानी कि जो संघ सूची होती है, इसके अंतर्गत राष्ट्रीय महत्व के विषयों को रखा जाता है। राष्ट्र के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, उस महत्व के विषयों को संघ सूची में रखा गया है और इसमें 100 विषय हैं ये। और इसके लिए जो कानून बनाने का अधिकार है वो किसके पास है? संसद के पास है। संघ सूची में कुछ विषय निम्नलिखित हैं। जैसे कौन कौन से विषय हैं संघ सूची में, आप देखिए। तो इसके अंतर्गत जो है रेलवे, जल परिवहन, हवाई जहाज, राष्ट्रीय राजमार्ग, बैंक, विदेशी मामले, स्मारक, रक्षा, दूरसंचार, डाक एवं तार तथा जनगणना, ये सब जो है आपके संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा भी हैं, ठीक है ना, क्योंकि 100 विषय हैं। राज्य सूची में देखिए, राज्य सूची में 61 विषय हैं। राज्य सूची के लिए कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? विधानमंडल के पास। राज्य सूची है तो विधानमंडल बनाएंगी, ठीक है ना। राज्य में जो है विधानमंडल होता है, तो जो है राज्य सूची के लिए जो कानून बनाता है, कौन बनाता है? विधानमंडल। और संघ सूची के लिए संसद बनाता है। और राज्य सूची में क्षेत्रीय महत्व के विषयों को रखा गया है, यानी कि जो राज्य से रिलेटेड, राज्य के लेवल की विषय हैं, उसको जो है राज्य सूची के अंतर्गत रखा गया है। अब देखते हैं कि राज्य सूची के विषयों में क्या क्या आते हैं। तो इसके अंतर्गत पुलिस हो गया, सफाई हो गया, मत्स्य हो गया, स्थानीय स्वशासन हो गया, खेती, सिंचाई, मवेशी, निचली अदालत हो गया, ठीक है ना, निचली अदालत है, जेल, सड़क, इन सब से रिलेटेड जो है राज्य सूची में विषय दिए गए हैं और इससे संबंधित जो है कानून राज्य बना सकती है। राज्य विधानमंडल राज्य सूची से संबंधित कानून बनाएगी। अब आपका अगला क्या है? समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची क्या होता है? समवर्ती सूची में 52 विषय है और समवर्ती सूची पर संसद और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती है। यानी कि समवर्ती सूची पर दोनों भी कानून बना सकते हैं, चाहे वो संसद हो या फिर राज्य सरकार, ठीक है। समवर्ती सूची का जो विचार है वो कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ये भी आप याद रखेंगे, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। तो समवर्ती सूची का विचार जो है आपके कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। किसी भी अवरोध की स्थिति में संसद द्वारा बनाया गया कानून प्रभावी होगा। यानी कि आप ये देख रहे हैं कि समवर्ती सूची में संसद और राज्य सरकार दोनों कानून बना रही हैं। तो अगर कोई भी अवरोध की स्थिति उत्पन्न होती है तो जो संसद का कानून होगा वो आपका प्रभावी होगा, उसी को माना जाएगा, राज्य का नहीं। समवर्ती सूची के अंतर्गत कुछ विषय हैं, कौन कौन से? दंड विधि, दंड प्रक्रिया, विवाह और विवाह विच्छेद, शिक्षा। तो ये शिक्षा आपका पूछा जाता है किस सूची में है? तो समवर्ती सूची में है। मीडिया हो गया, धार्मिक संस्थाएं हो गई, उद्योग हो गया, बिजली हो गया, जनसंख्या हो गया और परिवार नियंत्रण। तो इन सब विषयों पर जो है आपका कानून जो है संसद और राज्य सरकारें दोनों बना सकती हैं। अब देखते हैं अवशिष्ट विधायी शक्तियाँ। अनुच्छेद 248 में है। तो अवशिष्ट विधायी शक्तियाँ क्या होती हैं? कभी कभी ऐसे विषय आ जाते हैं जिनके बारे में संघ, राज्य और समवर्ती सूची में उल्लेख ही नहीं होता है। यानी कि वो विषय जो है किसी भी सूची में दिए ही नहीं हैं, कुछ ऐसे विषय सब सामने आ जाते हैं। तो ऐसे विषयों पर जो कानून बनाने का अधिकार है वो किसको है? तो वो संसद को है, ठीक है ना। जो विषय जो है तीनों सूचियों में नहीं दिए गए हैं, उन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार संसद के पास है। इन्हीं को बोलते हैं अवशिष्ट विधायी शक्तियाँ। किसके पास हैं? संसद यानी कि संघ के पास हैं। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि अवशिष्ट विधायी शक्तियाँ किसके पास हैं? तो आपको याद रखना है संसद के पास है, ठीक। आगे देखते हैं हम राज्य सूची पर कानून बनाने की संसद की शक्ति। राज्य सूची पर कानून कैसे बनेगा? जो है राज्य सूची पर तो राज्य को बनाने का हक है, लेकिन अब उसको संसद जो है किन किन परिस्थितियों में बना सकती है उसको देखते हैं। राष्ट्रीय हित में, राष्ट्रीय हित में
राज्य सूची के विषय पर जो है संसद कानून बना सकता है कि राष्ट्र के हित में जो है कुछ बातें करनी है, तो उसके लिए संसद बनाएगा। राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में, राष्ट्रीय आपातकाल रखा है, लगा हुआ है, उस समय जो है राज्य सूची के विषय पर संसद कानून बना सकता है। यद्यपि आपातकाल हटने के 6 महीने बाद ही वो कानून स्वतः निरस्त हो जाएगा, ठीक है ना। और राज्यों की सहमति से, यानी कि अगर राज्य चाहते हैं कि जो है संसद उनका कानून बनाए, तब भी संसद उस पर कानून बना सकती है। यदि कोई अंतर्राष्ट्रीय संधि या करार, यानी कि अगर कोई भी अंतर्राष्ट्रीय संधि या करार है तो राज्य सूची में उल्लिखित किसी विषय पर किया गया है, कोई भी अंतर्राष्ट्रीय संधि या करार, राज्य सूची में कोई विषय है, उस पर कोई भी अंतर्राष्ट्रीय संधि की गई है, तो राज्य सूची के विषय पर, उस विषय पर संसद कानून बना सकती है जिसके लिए अंतर्राष्ट्रीय संधि या करार किया गया है, ठीक है ना। कि राज्य सूची में कोई विषय था और उस पर अंतर्राष्ट्रीय संधि कर किया गया, तो उस पर भी जो कानून बना सकती है वो संसद बना सकती है, ठीक। संसद द्वारा अनुच्छेद 249 व 250 के अधीन बनाई गई विधि, राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधि में असंगति की स्थिति में संसद द्वारा बनाई गई विधि प्रभावी होगी। तो आप ये जानिए कि जो है अगर अवरोध की स्थिति उत्पन्न हो रही है तो संसद की जो बनाई गई विधि होगी वही आपकी मान्य होगी, ठीक। ये था आपका विधायी संबंध। अब देखते हैं हम प्रशासनिक संबंध। अनुच्छेद 256 से 263 में प्रशासनिक संबंधों को 2 भागों में बांटा गया है। तो पहला क्या है, पहला है आपका राज्यों के ऊपर संघीय नियंत्रण वाले उपबंध। तो राज्य के ऊपर संघीय नियंत्रण किस तरह से होगा, वो जो है पहले में दिखाया गया है कि राज्यों को निर्देश देना। ये संसद जो है वो राज्यों को निर्देश दे सकती है, ठीक। राज्य अपनी कार्यपालकीय शक्ति का उपयोग इस तरह से करेंगे कि संघ की कार्यपालकीय शक्ति में हस्तक्षेप ना हो। समझ में आया। राज्य जो है अपनी शक्ति का उपयोग इस तरह से करेंगे ताकि संघ की शक्ति, कार्यपालकीय शक्ति में कोई हस्तक्षेप ना हो, यानी कि राज्य जो है संघ की कार्यपालकीय शक्ति में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। वो अपनी शक्ति का उपयोग कर सकता है लेकिन संघ के कार्यपालकीय शक्ति में हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। संसद या राज्य द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करने में टकराव की स्थिति न उत्पन्न हो, ठीक। संसद द्वारा और राज्य द्वारा अगर कोई कानून बनाया गया है तो उनमें कोई टकराव की स्थिति उत्पन्न न हो लागू करने में, कि संसद ने कुछ और बनाया है और उसके उलट बना दिया राज्य में, ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति ना उत्पन्न हो। अनुच्छेद 258 देखिए, राष्ट्रपति द्वारा राज्य सरकार की सहमति से उस राज्य सरकार को या उसके अधिकारियों को किसी ऐसे विषय पर जिस पर संघ की कार्यपालकीय शक्ति का विस्तार हो, शर्त सहित या बिना शर्त के सौंप सकेगा। यानी कि राष्ट्रपति किसी भी राज्य को कोई भी ऐसा विषय सौंप सकता है जिस पर, जो कि आपके संघ सूची में दिया हो, ठीक है ना, उस पर जो है कार्य करने के लिए कह सकता है कौन, राष्ट्रपति, कि संघ सूची के विषय पर राज्य को कार्य करने के लिए कह सकता है, ठीक। और राज्यपाल केंद्र सरकार को किसी ऐसे विषय पर जिस पर राज्य की कार्यपालकीय शक्ति का विस्तार हो, केंद्र को सशर्त या बिना शर्त सौंप सकेगा। यानी कि राष्ट्रपति क्या कर रहा था कि केंद्र की जो, केंद्र मतलब संघ सूची का जो विषय है उसको राज्य को सौंप सकता था, और जो राज्यपाल है वो केंद्र सरकार को राज्य सूची के किसी विषय पर जो है कार्यपालकीय शक्ति, मतलब कि उसको केंद्र को सौंप सकता है बिना शर्त के या फिर शर्त के साथ, ठीक है। तो राज्यपाल राज्य के विषय को केंद्र को सौंप सकता है और राष्ट्रपति केंद्र के विषय को राज्य को या फिर राज्य के अधिकारियों को सौंप सकता है, ठीक। अब देखते हैं आपका राज्यों के मध्य समन्वय स्थापित करने वाले उपबंध, की राज्यों के मध्य समन्वय कैसे स्थापित होगा, ठीक। अभी तो अपने निर्देश देने वाला देखा, अब दूसरा है समन्वय स्थापित। अंतर्राज्यीय नदियाँ या नदी घाटियों के जल प्रयोग, वितरण संबंधी विवादों आदि का न्याय निर्णय, यानी कि जो अधिकतर जल विवाद होता रहता है नदियों के जल को लेकर कि कौन सा राज्य कितना जल लेगा, इसके विवाद का जो निर्णय है वो संसद जो है कानून बनाकर करेगी। तो इस तरह का कोई विवाद होगा तो उस पर कानून कौन बनाएगा, संसद बनाएगी, ठीक। अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में उपबंध, अंतर्राज्यीय परिषद पूछा जाता है कि अंतर्राज्यीय परिषद जो है ये संवैधानिक है या गैर संवैधानिक निकाय है, तो आप बताएंगे कि अंतर्राज्यीय परिषद संवैधानिक निकाय है, ठीक है ना। अंतर्राज्यीय परिषद क्या है, संवैधानिक निकाय,
याद रखना इसको, ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है, संवैधानिक निकाय है या नहीं। तो अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कौन करता है, तो वो करता है राष्ट्रपति। अंतर्राज्यीय परिषद का उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य है लोगों का हित करना, लोकहित। ठीक। इसका कार्य राज्यों के मध्य उत्पन्न विवादों की जांच करना है, अंतर्राज्यीय है। ठीक है ना। तो ये क्या करता है, दो राज्यों के मध्य उत्पन्न विवादों की जांच करना, सामान्य हित के संबंध में अन्वेषण करना यानी कि खोज करना कि इस लोगों का हित कैसे हो। ठीक है, मतलब दोनों राज्यों का हित कैसे हो, और ऐसे किसी विषय पर सिफारिश करना जिसकी जिसमें समन्वय बेहतर स्थापित हो, मतलब कोई भी उसका एक समझ लीजिए एक हल निकालना। ठीक है ना, किसी भी विवाद का दो राज्यों के बीच में। इसके अंतर्गत केंद्र और राज्य के मध्य परस्पर समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया जाता है कि केंद्र और राज्य के मध्य जो है परस्पर समन्वय यानी कि अच्छे से दोनों के बीच जो है संबंध स्थापित रहें, यह भी कार्य अंतर्राज्यीय परिषद का है। ये आपका जो है प्रशासनिक हो गया, विधायी विधायी जो है शक्तियाँ हो गई। अब आपका जो है वित्तीय संबंध देखेंगे। ठीक है ना, पहले हमने देखा था विधायी संबंध, फिर प्रशासनिक संबंध, अब आपका वित्तीय संबंध है। वित्तीय संबंध जो है ये किस में है, भाग 12 में है। ठीक है ना, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि वित्तीय संबंध जो है वो संविधान के किस भाग में है। तो वित्तीय संबंध संविधान के भाग 12 में दिया गया है। अनुच्छेद 265 में देखिए क्या है, बिना विधि के प्राधिकार के किसी कर का अधिरोपण या संग्रहण नहीं किया जाएगा। बिना कोई नियम बनाए जो है कोई भी कर अधिरोपित नहीं किया जाएगा, ना ही उसको संग्रहित किया जाएगा। भारत की संचित निधि और राज्य की संचित निधि अनुच्छेद 266 में है। इसके लिए आप अनुच्छेद याद कर सकते हैं कि संचित निधि किस अनुच्छेद में है और आकस्मिक निधि किस अनुच्छेद में है। तो अनुच्छेद 267 में आपका आकस्मिक निधि और 266 में संचित निधि। तो संचित निधि में क्या होता है, केंद्र या राज्य की इनकम जो होती है वो संचित निधि में रखी जाती है। ठीक है ना, तो 266 में आप संचित निधि याद रखेंगे और 267 में आकस्मिक निधि। और आपको अगला वाला भी याद रखना है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 279A अनुच्छेद, इसका तो अनुच्छेद जरूर याद रखना है। 279A क्योंकि ये किसका अनुच्छेद है, जीएसटी का। जीएसटी 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 सब चिल्लाते रहते हैं, उसी का अनुच्छेद है। तो ये आपका माल एवं सेवा कर परिषद जीएसटी है। तो जीएसटी परिषद को जो है 101वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। तो जीएसटी परिषद को किस जो है अनुच्छेद 279A में किसके द्वारा जोड़ा गया, 101वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। माल एवं सेवा कर परिषद यानी कि जीएसटी काउंसिल का गठन कौन करता है, तो ये इसका गठन करता है राष्ट्रपति। अधिकतर सब कंफ्यूज हो जाते हैं, वित्त मंत्री लगा देते हैं, तो वित्त मंत्री नहीं, जीएसटी का जो है गठन कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। जीएसटी काउंसिल किससे मिलकर बनेगी, देखिए वित्त मंत्री तो इसका अध्यक्ष होगा। जीएसटी काउंसिल का अध्यक्ष कौन होता है, जीएसटी काउंसिल का अध्यक्ष वित्त मंत्री होता है। जीएसटी काउंसिल का गठन कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। ठीक है ना, क्लियर रखना इसको। तो इसमें जो है किससे किससे मिलकर जीएसटी काउंसिल बनेगी, एक तो जो है इसमें वित्त मंत्री होगा जो कि जीएसटी काउंसिल का अध्यक्ष होगा, और उसके बाद आपके राजस्व मंत्री होंगे और प्रत्येक राज्य के वित्त मंत्री भी इसके सदस्य होंगे। ठीक है ना, संघ का भार साधक राजस्व राज्य मंत्री यानी कि वित्त मंत्री तो अध्यक्ष हो गया, और उसके बाद राजस्व राज्य मंत्री क्या हो गया, वो भी सदस्य है, और राज्य के जो वित्त मंत्री हैं अलग अलग राज्यों के वित्त मंत्री वो भी इसके सदस्य होंगे। जीएसटी का जो कार्य है वो जीएसटी से संबंधित कायदे कानूनों को विनियमित करना है। तो जीएसटी जो है जीएसटी संबंधित कायदे कानूनों को विनियमित करती है। अनुच्छेद 280, ये भी आपको अनुच्छेद याद रखना है। अनुच्छेद 280 क्या है, वित्त आयोग। ठीक, बहुत बार पूछा गया है वित्त आयोग किस अनुच्छेद में है, 280 में है। तो वित्त आयोग का गठन भी कौन कर रहा है, तो वो भी आपका राष्ट्रपति कर रहा है। संविधान लागू होने के 2 वर्ष के भीतर एक वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। ये आपका कहा गया है कि संविधान लागू होने के 2 वर्ष के भीतर एक वित्त आयोग का गठन किया जाएगा, और उसके बाद इसका वित्त आयोग का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है। ठीक है ना, 5 वर्ष जब समाप्त हो जाएगा तो वित्त आयोग गठित किया जाएगा, यानी कि वित्त आयोग का कार्यकाल 5 वर्ष का है। वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होंगे। ये भी पूछा जाता है कि वित्त आयोग में कितने सदस्य होते हैं, तो 4 सदस्य हो गए और एक अध्यक्ष हो गए। ठीक है ना, एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य यानी कि कुल 5 लोग हैं वित्त आयोग में।
वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है। इसका गठन भी किसने किया था? राष्ट्रपति। और वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट किसको प्रस्तुत कर रहा है? तो वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहा है राष्ट्रपति को। वित्त आयोग का अनुच्छेद इंपॉर्टेंट है 280। ठीक, अब देखिए वित्त आयोग की सिफारिश 281 में दिया गया है। वित्त आयोग की सिफारिश संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाएगी। संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष जो है वित्त आयोग की सिफारिश रखी जा सकती है। वित्त आयोग की सिफारिश को स्वीकार करने के लिए भारत सरकार बाध्य नहीं है। ठीक है ना, मतलब सरकार बाध्य नहीं है ये इसकी सिफारिश को स्वीकार करने के लिए, और ये जो है संसद के किसी भी सदन में रखी जा सकती है। अधिकतर ये पूछता है कि वित्त आयोग का जो सिफारिश है वो संसद के किस सदन के समक्ष रखी जाएगी, लोकसभा या राज्यसभा? तो किसी के भी समक्ष रखी जा सकती है। अब हम देख लेते हैं केंद्र राज्य संबंधों पर गठित आयोग और समितियां, यहाँ से भी प्रश्न आते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है वो क्या है? सरकारिया समिति। इसकी जो है स्थापना कब हुई थी? तो स्थापना हुई थी 1983 में। ठीक है ना, तो सरकारिया आयोग किससे संबंधित है ये पूछा जाता है, तो केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित है। कौन? सरकारिया आयोग। इसके अलावा पुंछी आयोग भी याद रखना है आप लोग। पुंछी आयोग भी केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है। राजमन्नार समिति और सीतलवाड़ समिति भी केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित है। सबसे इम्पोर्टेंट सरकारिया आयोग और पुंछी आयोग। ठीक है ना, केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित। तो आपका इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर समझ में आई हो तो आप वीडियो लाइक कर दीजिएगा और अपने उन दोस्तों तक भी पहुँचाइएगा जिनको इस वीडियो की ज़रूरत हो। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।